अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो ये वर्ड हमारा पास जो है ग्रीक वर्ड से बना है। दो तरह के ग्रीक वर्ड से। फर्स्ट इज फार्माकोन एंड द सेकंड इज जीनोसिस। फार्माकोन का मतलब है ड्रग या कोई भी मेडिसिन, और जीनोसिस का मतलब है नॉलेज। यानी फार्माकोग्नोसी का जो मतलब हमारे पास है वो है नॉलेज ऑफ ड्रग्स। फार्माकोग्नोसी के अंदर हम लोग हर तरह के ड्रग्स पढ़ते हैं, चाहे वो प्लांट से हों, चाहे वो एनिमल से इवेल्युएट किए गए हों, या फिर मिनरल से हों। हर तरह के ड्रग्स को हम फार्माकोग्नोसी के अंदर स्टडी करते हैं। फार्माकोग्नोसी की सिंपल डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या है? फार्माकोग्नोसी इज द साइंस दैट स्टडीज नेचुरल सब्सटेंसेस मेनली फ्रॉम प्लांट्स बट ऑल्सो फ्रॉम एनिमल्स एंड मिनरल्स। फार्माकोग्नोसी में हम लोग सिर्फ प्लांट्स नहीं पढ़ते। ये यहाँ पे सबको ऐसा लगता है कि सिर्फ फार्माकोग्नोसी में हम लोग प्लांट्स पढ़ते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग प्लांट्स के साथ साथ एनिमल्स से भी स्टडी करते हैं, मिनरल्स पे भी स्टडी करते हैं। हर उस चीज पर स्टडी करते हैं जहां से हमें कोई भी ड्रग मिलता हो जो किसी भी तरह के ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हो हम लोग। फार्माकोग्नोसी पढ़ते क्यों हैं, और फार्माकोग्नोसी में हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं? फार्माकोग्नोसी में हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेन चीज हमारी आइडेंटिफिकेशन किस चीज की? प्लांट्स की आइडेंटिफिकेशन किस तरह करते हैं? ऑर्गेनोलैप्टिक एवेल्युएशन करते हैं। ऑर्गेनोलैप्टिक एवेल्युएशन क्या होती है हमारे पास? कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस क्या है हमारे पास, उसका कलर क्या है, वो शेप कैसी है उसकी, उसके टेस्ट क्या है, ये सब चीजें ऑर्गेनोलैप्टिक एवेल्युएशन में आती हैं। और इसी चीज से हमें पता चलता है कि हम किस प्लांट के ऊपर बात कर रहे हैं या किस प्लांट को हम स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या है? कि हम जो प्लांट स्टडी कर रहे हैं या जो भी ड्रग हम स्टडी कर रहे हैं, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसके अंदर कौन से ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए, या कौन से वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो हम लोग मेडिसिन के अंदर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ ड्रग्स क्या है हमारे पास फार्माकोग्नोसी में? फार्माकोग्नोसी में हमारे पास पांच तरह की सोर्सेज हैं जहां से हमें ड्रग्स मिलते हैं, जिन्हें हम फार्माकोग्नोसी में स्टडी करते हैं। Number one is plants, which is most important in pharmacognosy. Then animals and minerals. उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मेरीन ऑर्गेनिज्म। मेरीन ऑर्गेनिज्म आपने मोस्ट कॉमनली सुना होगा एगर एगर, विच इज जेलिंग एजेंट। ये हमारे पास मेरीन ऑर्गेनिज्म से मिलता है हमें। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे मोस्ट कॉमन जो आप लोग ने सुना होगा वो होगा पेनिसिलिन। पेनिसिलिन हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलता है और इसे भी हम फार्माकोग्नोसी के अंदर स्टडी करते हैं। फार्माकोग्नोसी सिर्फ प्लांट्स को आइडेंटिफाई करने का मकसद नहीं है। फार्माकोग्नोसी हमारे पास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मॉडर्न फार्मेसी और ट्रेडिशनल मेडिसिन के बीच एज अ ब्रिज काम करता है। यानी ये फार्मेसी को और पिछले पुराने जो हमारे मॉडर्न वो जो हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं, उन सबको आपस में जोड़ता है, आपस में लिंक करता है फार्माकोग्नोसी। और आज की दुनिया में तकरीबन तकरीबन 25% मेडिसिन ऐसी हैं जो प्लांट बेस्ड हैं, यानी प्लांट के कॉन्स्टिट्यूएंट से बनी है, या उनमें प्लांट बेस्ड कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट यूज हुआ है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। फार्माकोग्नोसी की हिस्ट्री हमारे पास उतनी ही पुरानी है जितनी इंसानियत है हमारे पास। यानी जब से इंसान बना है, फार्माकोग्नोसी तब से काम कर रही है। वो अलग बात है कि उससे तब हम इतनी ज्यादा आइडेंटिफिकेशन नहीं थी उसकी, किसी को उसके बारे में इतना खास अंदाजा नहीं था कि ये हमारे पास आगे जाके इतना काम करेगा, या एज अ प्रॉपर सब्जेक्ट, एज अ प्रॉपर साइंस हमारे पास ये काम होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट है हमारे पास एंशियंट एरा। एंशियंट एरा में क्या हुआ था? एंशियंट एरा बहुत हजार साल पुरानी बात। यहाँ से हम लोग चाइना से स्टार्ट करते हैं कि एंशियंट एरा में सबसे पहले आता है हमारे पास चाइना। चाइना में एक एम्परर शेन नोंग नाम से, वो उन्हें हम डिवाइन फार्मर के नाम से भी जानते हैं आज। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को, इवन अनकाउंटेबल हंड्रेड्स ऑफ प्लांट्स को अपने ही ऊपर टेस्ट किया था, उनकी ये चीजें देखने के लिए कि वो क्या काम करते हैं और कैसे काम करते हैं, वो फायदेमंद हैं भी या नहीं है। उन्होंने अपने ही ऊपर ये सारी चीजें डेवलप, ये सारी चीजें टेस्ट की, और फिर फाउंडेशन रखी चाइनीज हर्बल मेडिसिन की। और उसके बाद उन्होंने बुक लिखी जिसमें तकरीबन 365 मेडिसिनल प्लांट्स को उन्होंने मेंशन किया। देन हमारे पास आता है इजिप्ट। इजिप्ट में हमारे पास फेमस ईबर्स पेपरस
जो है उन्होंने सबसे पुरानी मेडिकल डॉक्यूमेंट्स जो है वो डिस्कवर किए, जिसके अंदर तकरीबन उन्होंने 800 हर्बल रेमेडीज को मेंशन किया, जिसमें कैस्टर ऑयल भी शामिल था, ओपियम भी शामिल था और एलोवेरा भी शामिल था। देन हमारे पास है एंशियंट एरा के अंदर इंडिया। इंडिया से हमें बुनियाद मिली आयुर्वेदा मेडिसिन सिस्टम की, जिसे हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एरा था क्लासिकल और ग्रीक एरा, या फिर रोमन पीरियड भी इसे हम कहते हैं। यहाँ ये वो पीरियड है जहाँ हर्बल मेडिसिन को, ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रॉपर एक साइंटिफिक अप्रोच मिली, यानी लोगों के दरमियान इस के जो है वो हम लोग को पता चलना शुरू हुआ कि ये क्या चीजें होती हैं, प्लांट से भी हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं, एंड सो ऑन। यहाँ पे सबसे पहला काम किया हिपोक्रेट्स ने, जिसे हम फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जानते हैं। उन्होंने प्लांट बेस्ड ट्रीटमेंट्स डिस्कवर किए, और उनका ये मानना था कि हम लोग सिर्फ अपनी डाइट और प्लांट के जरिए भी अपने डिजीजेस को क्योर कर सकते हैं। देन कम्स डायस्कोराइड्स। ये कौन थे? ही वॉज अ ग्रीक फिजिशियन जो रोमन आर्मी के अंदर थे, और इन्होंने डी मार्टिरिया मेडिका लिखी, यानी बुक लिखी, जिसके अंदर इन्होंने फार्माकोग्नोसी की हिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट बुक थी, जिसके अंदर इन्होंने तकरीबन 600 प्लांट्स को मेंशन किया। क्या मेंशन किया उनके बारे में? उनकी अपीयरेंस मेंशन की, कि वो कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो क्यों यूज किए जाते हैं, ये सारी चीजें उन्होंने मेंशन की, और तकरीबन तकरीबन 1500 साल यही बुक इस्तेमाल हुई। फिर हमारे पास नेक्स्ट है गैलन। गैलन वॉज द रोमन फिजिशियन। रोमन फिजिशियन, और ये वो इंसान थे जिन्होंने गैलेनिकल फार्मेसी की फाउंडेशन रखी। गैलेनिकल फार्मेसी क्या थी? वो फार्मेसी जहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स को प्रॉपर प्रिपेयर किया मेडिसिन के अंदर, यानी प्लांट बेस्ड मेडिसिन प्रिपेयर की गई गैलेनिकल फार्मेसी के अंदर, यानी हिपोक्रेट्स के काम को जो आगे बढ़ाया गया वो गैलन ने बढ़ाया था। नेक्स्ट इज हमारे पास इस्लामिक गोल्डन एज। इस्लामिक गोल्डन एज के अंदर हमारे पास इस्लामिक स्कॉलर्स ने, इस्लामिक साइंटिस्ट ने काम किया। सबसे पहले हैं इब्ने सीना, जिन्हें एवी सीना के नाम से भी जानते हैं। ये पर्शियन फिजिशियन थे जिन्होंने अल कानून फिल तिब की बुक लिखी, और तकरीबन 800 मेडिसिनल प्लांट्स को इन्होंने ट्रांसलेट किया अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर। देन कम्स अल बैरूनी। अल बैरूनी वॉज द फेमस फार्माकोलॉजी बुक, wrote the famous pharmacology book। अलबेरूनी ने फार्माकोलॉजी की एक फेमस बुक लिखी जिसका नाम था किताब अल सैदाना, जिसमें उन्होंने क्या काम किया था कि ड्रग्स के नेम्स को डिफरेंट लैंग्वेजेस और डिफरेंट ट्रेडिशन से कंपेयर किया था, कि इस ट्रेडिशन में इस ड्रग का क्या नाम है, उस ड्रग का क्या नाम है, या किस कल्चर में इस ड्रग को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, या किस नाम से इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास साइंटिफिक एरा। साइंटिफिक एरा वो एरा है जहाँ पे फार्माकोग्नोसी को प्रॉपर अप्रोच मिली। ये इस फार्माकोग्नोसी एज अ हमारे पास प्रॉपर साइंस हमारे पास बन के आया, एज अ प्रॉपर हम लोग के पास ये एज अ सब्जेक्ट आया। फार्माकोग्नोसी उस यहाँ ये वो एरा था जहाँ पे केमिस्ट ने काम करना शुरू किया प्लांट्स के ऊपर, और अलग अलग प्लांट से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन्होंने आइसोलेट किए और उस पर काम करना शुरू किया कि ये किस तरह से इंसानी हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। जैसे कि सबसे जो कॉमन है वो है मॉर्फिन फ्रॉम ओपियम पॉपी। ओपियम पॉपी क्या है? हमारे पास अनियन, प्याजों से मॉर्फिन को आइसोलेट किया गया, एक्सट्रैक्ट किया गया, और इसे यूज किया एज अ पेन किलर, एज अ ओपियोइड, जिससे पेन रिलीफ हो जाती थी, सेडेशन यानी गनूदगी और नींद का इफेक्ट होता था। लेकिन उसके बाद जो है इस पे बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने बैन भी लगा दिया था, क्योंकि लोग इसे एज अ ड्रग अब्यूज यूज करने लग गए थे, नशे के लिए इस्तेमाल करने लग गए थे। तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कंट्रीज के अंदर इसको बैन कर दिया गया था, इसकी हार्वेस्ट को बैन कर दिया गया था। नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉडर्न एरा। ये मॉडर्न एरा हमारे पास स्टार्ट होता है 1950 से लेकर अब तक जो चल रहा है, इसे हम मॉडर्न एरा में कंसिडर करते हैं। मॉडर्न एरा में हमारे पास क्या था? मॉडर्न एरा के अंदर हमने ट्रेडिशनल नॉलेज को और मॉडर्न हमारे पास जो टेक्नोलॉजीज हैं उन सबको जोड़ के फार्माकोग्नोसी पे काम करना शुरू किया, यानी आइसोलेशन के लिए, एक्सट्रैक्शन के लिए प्रॉपर हम लोग ने टेक्निक्स इस्तेमाल करना शुरू की, जैसे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, एचपीएलसी, डीएनएमआर कोडिंग, एनएमआर। ये सारी चीजें वो थी जो हमने मॉडर्न एरा के अंदर इस्तेमाल करके बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को फार्माकोग्नोसी के अंदर स्टडी किया।
नेक्स्ट हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, विच इज इंपॉर्टेंस ऑफ फार्माकोग्नोसी इन हेल्थ केयर। फार्माकोग्नोसी क्यों जरूरी है हेल्थ केयर के अंदर? क्यों पढ़ते हैं हम फार्माकोग्नोसी? फार्माकोग्नोसी हम लोग किस लिए पढ़ते हैं? ताकि हम लोग इंसानी जानों को बचा सकें। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, कैसे बचा सके कि हम उनके जो डिफरेंट प्लांट्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, हर प्लांट का कोई ना कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट या ऐसा कोई ना कोई ऐसा फायदा जरूर होता है जो इंसानी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी हो सकता है या बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, मॉर्फिन फ्रॉम ओपियम पॉपी विच इज अनियन। मॉर्फिन बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है एज अ पेन किलर। उसके बाद एस्पिरिन, वो भी हमारे पास प्लांट से मिला है हमें। टेक्सोल या फिर पेक्लीटेक्सेल, ये भी प्लांट से हमारे पास आया है। और डिजऑक्सिन विच इज ग्लाइकोसाइड, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, ये भी हमारे पास प्लांट से ही इवेल्युएट किया गया है। और क्यों जरूरी है फार्माकोग्नोसी हमारी हेल्थ केयर के अंदर? फार्माकोग्नोसी इसलिए जरूरी है क्योंकि आज भी बहुत सारी आवाम ऐसी है, बहुत सारी पॉपुलेशन हमारे पास ऐसी है जो मॉडर्न मेडिसिन को अफोर्ड नहीं कर सकती। तो वो आज भी अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज को इस्तेमाल करके प्लांट बेस्ड ट्रीटमेंट यूज करते हैं अपने डिसीजेस को क्योर करने के लिए। जैसे आपने बहुत सारे घरों में सुना ही होगा कि खांसी हो रही है तो शहद चाट लो। खांसी हो रही है या कुछ कुछ भी मसला है तो वो अदरक वाली चाय पी लो। लौंग डाल के चाय पी लो। वेट लॉस करना है तो वो क्लोव यूज कर लो। तो ये सारी चीजें जो है ये हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज में आती हैं। फार्माकोग्नोसी इसलिए भी जरूरी है ताकि हम लोग न्यू डिस्कवरीज कर सकें। यानी अगर हम फार्माकोग्नोसी को अगर आज रोक देते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि और कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनसे हमें फायदा हो सकता है, या कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो अनडिस्कवर्ड हैं, कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनको अब तक हमने स्टडी नहीं किया है डिटेल से। तो ये सारा कुछ फार्माकोग्नोसी ही करती है और फार्माकोग्नोसी के जरिए ही ये पॉसिबल हो सकता है। फार्माकोग्नोसी क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब अगर हम लोग प्लांट बेस्ड कोई मेडिसिन बना रहे हैं, उसको उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए भी फार्माकोग्नोसी जरूरी है। अगर वो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो हमारी मेडिसिन बनाने के लिए सही है ही नहीं, तो फिर हम लोग वो बना के फायदा ही क्या? या हम लोग किस तरह से उसको वो कर सकते हैं कि भाई हमारे लिए वो बिल्कुल ठीक होगी या नहीं होगी? ये सारी चीजें क्वालिटी कंट्रोल या फिर फार्माकोग्नोसी के अंदर जरूरी होती हैं। Let's jump on to the next topic, which is medicinal plants and their economic value. मेडिसिनल प्लांट्स क्यों जरूरी हैं और उनकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या है? इकोनॉमिक वैल्यू यानी कंट्री के लिए वो किस तरह से जरूरी हो सकते हैं। मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं हमारे पास, वो सिर्फ हेल्थ के लिए रिसोर्स ही नहीं है बल्कि कंट्री की इकोनॉमिक में भी बहुत फायदा देती हैं। बहुत सारे फार्मर्स, बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जो मेडिसिनल प्लांट्स को ग्रो करवा के पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे दूसरे कंट्रीज के अंदर, और इससे काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है। ग्लोबली हर्बल मेडिसिन की मार्केट में तकरीबन 150 बिलियन यूएसडी की वैल्यू है मेडिसिनल प्लांट्स की सिर्फ। क्या किसी को पता है कि पाकिस्तान के मेडिसिनल प्लांट्स कौन से हैं, या पाकिस्तान में कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो मेडिसिनली यूज किए जाते हैं? कैन एनीवन आंसर? ओके। पाकिस्तान के बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स जो मोस्ट कॉमन है, जिनका सबने ही सुना होगा तकरीबन, वो सबसे पहले है इसबगोल। सबने ही सुना होगा कि इसे डाइजेस्टिव एज अ डाइजेस्टिव सप्लीमेंट हम लोग यूज करते हैं। और बिल्कुल, ये अभी एक किसी ने जवाब दिया है, नीम एलोवेरा, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नीम को भी हम बहुत ज्यादा कॉमनली इस्तेमाल करते हैं। हमने अपने बड़े बूढ़ों से सुना होगा कि नीम के पत्ते रख लो घर के अंदर तो चिकन पॉक्स नहीं होते, और इस तरह की चीज हमने काफी सुनी है। एलोवेरा वेट लॉस के लिए भी काफी अच्छा होता है, बालों के लिए काफी अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे वो प्लांट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर इजीली अवेलेबल होते हैं। और
बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी हैं जिन्हें हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। कॉमनली जो हम घर में स्पाइसेस इस्तेमाल करते हैं, अजवाइन, वो भी हमारे पास पाकिस्तान से ही मेडिसिनल प्लांट है। जीरा और सौंफ, ये सारी वो चीजें हैं जो पाकिस्तान में ही पाई जाती हैं और इन्हें हमें कहीं और से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 5, फ्लोरा ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिजिनियस मेडिसिनल रिसोर्सेज। फ्लोरा ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के जितने भी प्लांट्स हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। और इंडिजिनस मेडिसिनल रिसोर्सेज ये क्या होता है? इंडिजिनस मेडिसिनल रिसोर्सेज क्या है? इंडिजिनस मेडिसिनल सोर्सेज या इंडिजिनस प्लांट्स हमारे पास वो प्लांट्स जो हम लोग पाकिस्तान के अंदर खुद ग्रो करते हैं, यानी वो नेचुरली ग्रो कर जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, हमें वो कहीं से ला के ग्रो नहीं करवाना पड़ता, या उसके अंदर हमें कहीं से इंपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। वो नेचुरली अल्लाह की कुदरत से वो पाकिस्तान के अंदर ग्रो हो जाते हैं। उन सारे प्लांट्स को हम इंडिजीनस प्लांट्स कहते हैं, या उन प्लांट से जो हमें रिसोर्सेज मिले, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिले, उन्हें हम इंडिजीनस मेडिसिनल रिसोर्सेज कहते हैं। अब बात करें अगर पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान जो है वो इस मामले में बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है। यानी अल्लाह ने बहुत कुदरत रखी है पाकिस्तान के अंदर, कि पाकिस्तान जो है वो मेडिसिनल प्लांट्स के अंदर बहुत रिच है। हर तरह के प्लांट्स जो है वो मोस्ट प्रोबेबली हर तरह के प्लांट्स पाकिस्तान के अंदर हमें मिल जाते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि पहला रीजन तो यह है कि पाकिस्तान की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है उसकी वजह से। पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो इकोनॉमी में भी और इसमें फ्लोरा ऑफ पाकिस्तान में हर चीज में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। पाकिस्तान स्टडीज में आपने इसके बारे में पढ़ा ही होगा। और दूसरी चीज है वाइड वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेट्स। ऐसा क्या मतलब है कि जो पाकिस्तान के में हर तरह का जो मौसम पाया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लोरा ऑफ पाकिस्तान के लिए। यानी अल्लाह ने ऐसी कुदरत रखी है, ये सिर्फ पाकिस्तान को ये हासिल है कि पाकिस्तान में हर तरह का मौसम पाया जाता है, सर्दी भी है, गर्मी भी है, खिजा भी है, बाहर भी है। और इन सब में अलग अलग तरह के प्लांट्स ग्रो करते हैं, और अलग अलग तरह के प्लांट्स हमें मिलते हैं जो हमारी इकोनॉमी में भी हेल्प करते हैं और हमारी स्टडीज में भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। मेडिसिनल प्लांट्स कॉमनली हम लोग फिर से डिस्कस कर लेते हैं कौन से हैं पाकिस्तान के जो कॉमनली यूज किए जाते हैं, या जिनका नाम शायद आप लोगों ने कॉमनली सुना हो। सबसे पहला नीम, जिसका साइंटिफिक नेम है आजादी रचका इंडिका। इसे हम फार्माकोग्नोसी की लैंग्वेज में इस नेम से जानते हैं और लोकली नीम के नाम से जानते हैं। इसे हम यूज क्यों करते हैं? इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? एज अ एंटी बैक्टीरियल, एज एंटी फंगल, स्किन डिजीजेज और इंसेक्टिसाइड, ये चार मेन प्रॉपर्टीज हैं जिनके लिए हम नीम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज सेना। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? कैसिया एंगुस्टिफोलिया। इसे हम मोस्ट प्रोबेबली ये सिंध या बलोचिस्तान के एरियाज में हमें मिलता है और इसे हम एज अ लग्जेटिव यूज करते हैं। नेक्स्ट इसबगोल, जो शायद हर घर में पाई जाती हो। इसका साइंटिफिक नेम है प्लांटागो ओवाटा। ये ज्यादातर जो है वो पंजाब में पाया जाता है या पंजाब में ग्रो करवाया जाता है, और इसे भी हम एज अ लग्जेटिव यूज करते हैं या डायरिया के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, नॉर्मली आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट भी एज सच नहीं होता। नेक्स्ट इज अजवाइन। अजवाइन जो है हमारे पास सिंध या पंजाब के रीजन में मोस्टली पाई जाती है, और इसे हम स्टमक स्टमक एक के लिए यूज करते हैं, यानी पेट दर्द के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और एज अ एंटी स्पेस्मोटिक यानी मसल स्पेजम्स के लिए भी हम अजवाइन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे यूजेस होते हैं जो नॉर्मली किसी को नहीं पता होते, लेकिन जब हम फार्माकोग्नोसी को स्टडी करते हैं, डिटेल स्टडी करते हैं, तब जाके हमें पता चलता है कि अच्छा ये चीज इसलिए भी इस्तेमाल होती है, ये सिर्फ खाने के लिए नहीं थी, इसे इस काम के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मलट्ठी, जिसे हम नॉर्मली ग्लाइसर हीजा ग्लैब्रा कहते हैं, और ये शुगर से नॉर्मली बहुत ज्यादा मीठी होती है। इसे हम आज नॉर्मली इसे हम लोग पान वगैरह में इस्तेमाल करते हुए देखा है हमने, वहां पे मोस्टली यूज होता है, लेकिन इसका जो मेन यूज है वो क्या है? कफ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं हम इसे, सोर थ्रोट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी इसे भी हम यूज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज हर्बल फार्माकोपियाज। फार्माकोपियास क्या होते हैं? किसी को पता है इस बारे में? कोई आइडिया है?
ठीक है। फार्माकोपिया जो है हमारे पास ग्रीक वर्ड से आया है, सेम। फार्माकोन, जो हमने थोड़ी देर पहले फार्माकोग्नोसी के लिए भी पढ़ा, फार्माकोपिया भी उसी वर्ड से एवेल्युएट किया गया है। ये उसका इसका ओरिजिन भी ग्रीक से ही है। फार्माकोपिया इज originated from Greek word pharmakon, and poin means to make। फार्माकोन यानी ड्रग या मेडिसिन, एंड पोइन मीन्स टू मेक, यानी फार्माकोपिया का मतलब है ऑफिशियल बुक जिसके अंदर ड्रग्स की पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है। हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक फार्माकोपिया और एक फॉर्मुलरी। दोनों के अंदर बहुत फर्क है जो नॉर्मली बच्चों को नहीं समझ आता। फार्माकोपिया जो है वो हमारी ऑफिशियल बुक्स होती हैं जो अक्रॉस कंट्रीज यूज होती हैं, और फॉर्मुलरी जो है वो नॉर्मली किसी भी तरह के, आप हॉस्पिटल की फॉर्मुलरी अलग हो सकती है, क्लिनिक की फॉर्मुलरी अलग हो सकती है, कंट्री की फॉर्मुलरी अलग हो सकती है। उसके अंदर जो है वो मेंशन सब कुछ यही होता है, ड्रग्स ड्रग्स की इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन वो ऑफिशियल नहीं होती, कंट्री से ऑफिशियल नहीं होती। लेकिन फार्माकोपिया जो है वो लीगल स्टैंडर्ड्स के साथ ऑफिशियल बुक होती है, जो प्रॉपर गवर्नमेंट या फिर कोई ऑथराइज बॉडी जो है उसे इशू करती है। ये एज अ रूल बुक हम लोग समझ लें कि हमारे पास फार्माकोग्नोसी के अंदर एज अ रूल बुक फॉलो हम लोग इसे करते हैं। इसके अंदर क्या क्या है, ड्रग्स की प्रॉपर इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है कि ड्रग्स कैसे यूज कर रहे हैं, कौन से प्लांट से हमें मिले हैं ये ड्रग्स, या कौन से प्लांट इसमें इस्तेमाल हुए हैं, कैसे यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे, कितने अमाउंट में यूज करेंगे, इसकी डोजेज, और एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन द फार्माकोपिया। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हर्बल फार्माकोपिया की। तो हर्बल फार्माकोपिया क्या है? हर्बल फार्माकोपिया वो है जिसके अंदर हर्बल मेडिसिन मेंशन हो, यानी प्लांट बेस्ड मेडिसिन मेंशन हो, उन्हें हम हर्बल फार्माकोपिया कहते हैं। कौन कौन सी हमारे पास हर्बल फार्माकोपियाज हैं जो मेजर पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं और पूरे वर्ल्ड में इस्तेमाल हो रही हैं? उनमें से कुछ हैं, जैसे ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया जो यूनाइटेड किंगडम के अंदर यूज हो रही है, यूरोपियन फार्माकोपिया जो यूरोपियन यूनियन में इस्तेमाल हो रही है, WHO मोनोग्राफ्स जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमें मिले हैं, आयुर्वेदिक फार्माकोपिया विच इज यूज्ड इन इंडिया, चाइनीज फार्माकोपिया यूज्ड इन चाइना, एंड पाकिस्तान नेशनल फॉर्मुलरी फॉर पाकिस्तान। ये सारी अपनी कंट्रीज की फार्माकोपियाज हैं जो वर्ल्ड वाइड यूज हो रही हैं। फार्माकोपियाज के अंदर एक और चैप्टर होता है, स्पेशल चैप्टर, विच इज फार्माकोपिया मोनोग्राफ। मोनोग्राफ क्या होते हैं और मोनोग्राफ क्यों होते हैं फार्माकोपियाज के अंदर? हर फार्माकोपिया के अंदर मोनोग्राफ होना जरूरी है और होता है लाजमी। मोनोग्राफ क्या होता है? मोनोग्राफ जो है हमारे पास उसके अंदर प्रॉपर जो है वो हर्बल मोनोग्राफ्स के अंदर प्रॉपर इंफॉर्मेशन होती है। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन? डेफिनेशन, कि हम किस ड्रग के बारे में पढ़ रहे हैं, वो ड्रग क्या है, क्यों है, कैसे है, प्रॉपर उसकी डेफिनेशन हमें मिलती है मोनोग्राफ्स के अंदर। उसके मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स यानी कलर, साइज, शेप, टेक्सचर, स्मेल, टेस्ट, यानी वो चीजें जो हम फिजिकली देख सकते हैं या उनको सेंस कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स के अंदर आ जाती हैं। देन कम्स माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स, यानी वो चीजें जो हम नॉर्मल आई से नहीं देख सकते, या नॉर्मल आई से हम लोग उसको इवेल्युएट नहीं कर सकते, वो चीजें माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स में आ जाती हैं, जैसे सेल टाइप्स या उसकी जो स्ट्रक्चर वगैरह है, वो सब चीजें। उसके बाद आता है केमिकल टेस्ट, यानी कलर रिएक्शंस और केमिकल आइडेंटिफिकेशंस, के भाई ये वाला हमने कंपाउंड डाला तो ये ऐसे फॉर्म करेगा, या ये अपना कलर चेंज कर लेगा, या रिंग फॉर्मेशन होगी, या सेपोनेंस होते होते हैं तो फिर फोम बनेगा। ये सारी चीजें जो है वो केमिकल टेस्ट के अंदर आती हैं। देन कम्स क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी हमारा एक स्पेशल प्रोसीजर है जिससे हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, यानी हमें ड्रग के बारे में पता चलता है कि वो उसके अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, या हम किस तरह से वो काम हमारे साथ कर सकता है। उसके अलावा जो एक मेन चीज इसमें मेंशन होती है मोनोग्राफ्स के अंदर, वो है लिमिट फॉर इम्प्योरिटीज, यानी कौन से ड्रग्स की कितनी इम्प्योरिटीज जो है वो काबिले बर्दाश्त है, यानी कितना हम लोग अगर वो इतना ड्रग 1% इम्प्योर होगा तो हम उसे मेडिसिनली यूज कर सकते हैं, या 2% इम्प्योर होगा, तो इस तरह से ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन जो है वो मोनोग्राफ्स के अंदर, फार्माकोपियास के अंदर
मेंशन्ड होती हैं, जो लीगली हमें प्रॉपरली यूज करनी पड़ती हैं किसी भी तरह के प्लांट्स को इस्तेमाल करने के लिए, या किसी भी तरह के प्लांट को हम लोग अगर मेडिसिनली यूज कर रहे हैं, कोई टेबलेट बना रहे हैं या कोई भी मेडिसिन बना रहे हैं, तो हमें फार्माकोपिया फॉलो करनी पड़ती है जो कि लीगल है। इसके बगैर आप काम कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स इन फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी के कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्होंने फार्माकोग्नोसी को मजीद जो है हमारे पास मॉडर्न बनाया फार्माकोग्नोसी को। फार्माकोग्नोसी में हमने इस पहले जो है वो सिर्फ ट्रेडिशनल मेडिसिन को पढ़ा था, उनकी आइडेंटिफिकेशन को पढ़ा था। लेकिन अब जो है वो हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को पढ़ते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को पढ़ते हैं कि हमें फार्माकोग्नोसी किस तरह से हमारे साथ केमिस्ट्री से लिंक है, किस तरह से बायोलॉजी से लिंक करती है, किस तरह इकोलॉजी को लिंक करती है, किस तरह बायोटेक्नोलॉजी को लिंक करती है। ये सारी चीजें मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स में आते हैं। फार्माकोग्नोसी इन सारे सब्जेक्ट्स, इन सारी साइंसेस के साथ लिंक्ड है। ये सब चीजें मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हमारे पास है फाइटोकेमिस्ट्री। फाइटोकेमिस्ट्री क्या है? ये वो स्टडी है जिसके अंदर हम प्लांट्स में से केमिकल्स को ढूंढते हैं, केमिकल्स को ढूंढ के उनके ऊपर स्टडी करते हैं। वो स्टडी हमारे पास फाइटोकेमिस्ट्री कहलाती है। हर प्लांट के अंदर हंड्रेड्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स हैं जिन्हें हम आइडेंटिफाई करते हैं, सेपरेट करते हैं और उनके बारे में पढ़ते हैं कि वो किस तरह से हीलिंग प्रॉपर्टीज रखते हैं या किस तरह से वो हमारे काम आ सकते हैं। केमिकल्स के जो मेजर प्लांट ग्रुप्स हैं, उनमें आते हैं अल्कोलॉइड्स, जैसे मॉर्फिन और कैफीन। हमारे पास अल्कोलॉइड्स की एग्जांपल है फ्लेवोनॉइड्स, क्यूअरसिटिन। ये हमारे पास फ्लेवोनॉइड्स की एग्जांपल है। ऐसे ही बहुत सारे ग्रुप्स हैं जैसे टर्पीन्स, ग्लाइकोसाइड्स, एसेंशियल ऑयल्स, टेनेंस। ये सारी चीजें फाइटोकेमिस्ट्री के अंदर आती हैं। हम लोग ये सब कुछ फाइटोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। देन कम्स इथनोफार्माकोलॉजी। ये क्या है? ये थोड़ा सा शायद आप लोगों के लिए न्यू होगा। इथनोफार्माकोलॉजी जो है वो साइंटिफिक स्टडी है डिफरेंट कल्चर्स और कम्युनिटीज की, कि वो किस तरह प्लांट मेडिसिन को यूज करते हैं। यानी अ, अगर हम किसी गांव वगैरह में जाएं या किसी बैकवर्ड एरिया में जाएं जो इतना ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं लोग, वहाँ के कल्चर्स को और मॉडर्न कल्चर्स को हम लोग जो कंपेयर करें, उन्हें हम इथनो फार्माकोलॉजी में करते हैं। यानी वो स्टडीज इथनो फार्माकोलॉजी में होती हैं कि जो पुराने पुराने लोग थे हमारे पास, जो बड़े बूढ़े थे, जिन्होंने अपनी नॉलेज से जो काम किया, जिन्होंने अपनी नॉलेज से मेडिसिन बनाई, जिन्होंने अपनी नॉलेज से प्लांट्स को स्टडी किया, वो किस तरह से इस बारे में सोचते हैं और हम लोग किस तरह से उन पे काम कर रहे हैं। ये सारी चीजें इथनो फार्माकोलॉजी में आती हैं। रिसर्चर्स जो है हमारे पास, वो प्रॉपर विलेजेस में जाते हैं, लोकल्स का इंटरव्यू लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपने किस तरह से ये चीज सोची, आपको किस तरह से इसके बारे में पता चला, या आपके पास इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ से आई। ये सब कुछ जो है हमारे पास इथनो फार्माकोलॉजी में आता है। और इसी की वजह से हमने बहुत सारे न्यू ड्रग्स भी डिस्कवर किए, बहुत सारे प्लांट डिस्कवर हुए, बहुत सारी चीजें हमें नहीं मिली। नेक्स्ट इज मेरीन फार्माकोग्नोसी। मेरीन फार्माकोग्नोसी क्या है? मेरीन यानी वाटर की स्टडी, यानी वाटर ऑर्गेनिजम्स और वाटर के अंदर जितनी भी चीजें पाई जाती हैं वो सब कुछ मेरीन में आता है। मेरीन फार्माकोग्नोसी में क्या था? ओशियंस जो है हमारे पास, वो ऑलमोस्ट 70% अर्थ को कवर करते हैं। उनके अंदर एक्सप्लोर करना, उनसे जो प्लांट्स हैं हमारे पास, जो मेरीन प्लांट्स हैं उनको स्टडी करना, और मेरीन के अंदर जो भी हमारे पास एनिमल्स हैं उन्हें स्टडी करना, ये सारा कुछ मेरीन फार्माकोग्नोसी के अंदर आता है। मेरीन ऑर्गेनिजम्स के हमारे पास एग्जाम्पल हैं सी स्पंजेस, कॉरल्स, एल्गी, सी क्यूकम्बर, माइक्रोब्स। ये सब कुछ वो थे जो हमें मेरीन फार्माकोग्नोसी में स्टडी करने को मिले, और हमने इन्हें स्टडी करके बहुत सारी चीजें डिस्कवर की, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स डिस्कवर किए। जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट एक एंटी कैंसर ड्रग था जो हमें मेरीन फार्माकोग्नोसी के जरिए ही मिला, यानी मेरीन एनिमल से मिला, जो था साइटेराबीन और जाइको जाइकोनोटाइड। ये वो थे जो हमें मेरीन ऑर्गेनिज्म से मिले, और बहुत अच्छे एंटी कैंसर प्रॉपर्टी जिन्होंने रखी, और हमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट मिले मेरीन फार्माकोग्नोसी के जरिए। नेक्स्ट इज बायोटेक्नोलॉजी इन फार्माकोग्नोसी। बायोटेक्नोलॉजी क्या थी? बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी इन फार्माकोग्नोसी को हम
बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी क्या आती है। बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास डीएनए की स्टडी समझ लें, कोई भी क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए जो हम उनके फिंगरप्रिंट्स लेते हैं या डीएनए की टेस्टिंग करते हैं, व्हाटसोएवर, वो सारी चीजें हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आई। अब बायोटेक्नोलॉजी और फार्माकोग्नोसी का क्या रिलेशन है, ये दोनों किस तरह से लिंक करते हैं कि हमने बजाय इसके कि हम लोग प्रॉपर जो है वो प्लांट्स को तोड़ें या प्लांट्स की जो हमारे पास उनको स्टडी करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, वो हम प्लांट्स लेने की बजाय हम लोग खुद उसे लेबोरेटरी के अंदर ग्रो करें। उससे वो चीज थी बायोटेक्नोलॉजी इन फार्माकोग्नोसी, यानी हमने प्लांट के डीएनए को स्टडी किया, प्लांट को स्टडी करके हमने प्लांट टिश्यू कल्चर के जरिए अपने प्लांट्स को लेबोरेटरीज के अंदर ही ग्रो करवाया और फिर उनकी प्रॉपर स्टडी की, प्रॉपर इवेल्युएशन की, प्रॉपर उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स वगैरह हमने डिस्कवर किए। ये थी बायोटेक्नोलॉजी इन फार्माकोग्नोसी। नेक्स्ट हमारे पास हमारा टॉपिक है रोल ऑफ फार्माकोग्नोसिस्ट। फार्माकोग्नोसिस्ट क्या करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, ये सारी चीजें आती हैं रोल ऑफ फार्माकोग्नोसी के अंदर। फार्माकोग्नोसिस जो है वो स्पेशल ट्रेंड होते हैं, स्पेशली ट्रेंड होते हैं किस लिए, नेचुरल ड्रग्स के लिए। उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनकी केमिस्ट्री, क्वालिटी कंट्रोल, थेराप्यूटिक यूज, ये सारा कुछ जो है वो फार्माकोग्नोसिस्ट को देखना होता है, फार्माकोग्नोसिस के अंदर आता है ये सब कुछ। फार्माकोग्नोसिस जो है वो कहाँ कहाँ होते हैं या उनकी क्या जॉब है, वो किस तरह से अपने स्टडीज को हमारे लिए फायदेमंद करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर वहाँ क्या काम है उनका। फार्माकोग्नोसिस जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर रॉ मटेरियल्स की टेस्टिंग करते हैं। रॉ मटेरियल्स जो प्लांट बेस्ड हो, यानी जो हमें प्लांट से मिलते हो। कोई इंडस्ट्री के अंदर अगर हम प्लांट बेस्ड मेडिसिन बना रहे हैं तो फार्माकोग्नोसिस्ट है जो उन रॉ मटेरियल्स को, उन क्रूड ड्रग्स को पहले टेस्ट करता है कि वो इस काबिल हैं भी या नहीं है, या जो मेडिसिन बना रहे हैं वो इसे सपोर्ट करेगा भी या नहीं करेगा। ये सारी चीजें जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर फार्माकोग्नोसिस देखता है। नेक्स्ट इज रेगुलेटरी अथॉरिटी, यानी ड्रेप के अंदर भी फार्माकोग्नोसिस्ट बहुत जरूरी हैं ताकि वो इवेल्युएट कर सके हर्बल मेडिसिन की एप्लीकेशंस को। यानी हर्बल मेडिसिन जो है वो हमारे पास किस तरह से इस्तेमाल हो सकती हैं या कैसे इस्तेमाल होती हैं, और इस्तेमाल कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, या ज्यादा टॉक्सिक तो नहीं है, ये सारी चीजें हमारे पास रेगुलेटरी फेज में आती हैं और ड्रेप इसे अप्रूव करता है कि ये यूज करने के काबिल हैं भी या नहीं है। यूनिवर्सिटीज और रिसर्च के अंदर, यानी यूनिवर्सिटीज और रिसर्च में हम लोग जो फार्माकोग्नोसिस्ट हैं वो इथनो फार्माकोलॉजिकल सर्वेज करते हैं। यानी हमारे इथनो फार्माकोलॉजिकल जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि यहाँ पे ये पूरे सर्वेस करते हैं, इनकी स्टडी करते हैं कि किसको किस प्लांट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है या उन्होंने उसके बारे में क्या सुना है और एक्चुअल बात क्या है, वो इन चीजों को फिर कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट, हॉस्पिटल या फिर क्लिनिकल सेटिंग के अंदर फार्माकोग्नोसिस भी जरूरी है। क्यों जरूरी है, ताकि अलोंग साइड मॉडर्न मेडिसिन उनको हर्बल मेडिसिन भी बताई जा सके, उनको हर्बल ट्रीटमेंट भी दिया जा सके। हर्बल ट्रीटमेंट का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, इस वजह से फार्माकोग्नोसिस हमारे पास जरूरी है कि मॉडर्न मेडिसिन के साथ हम लोग हर्बल मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम, मेडिसिन क्लिनिक्स, सॉरी, ट्रेडिशनल मेडिसिन क्लिनिक्स क्या है, जहाँ पे आपने मोस्टली सुना होगा पाकिस्तान के अंदर हकीम और हकीम के पास जा रहे हैं या हकीम से दवाई लेकर आए हैं, वो सारी चीजें जो हैं वो हर्बल होती हैं। वो हर वहाँ पे भी हर्बल फार्माकोग्नोसिस जरूरी है ताकि ट्रेडिशनल जो हमारे पास मेडिसिन हैं वो प्रॉपर लोगों तक पहुंच सके, उनकी प्रॉपर जो है वो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं हम अपने ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम को। ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स क्या थे हमारे पास या क्यों थे ये वो सिस्टम थे जो मॉडर्न मेडिसिन से पहले इस्तेमाल किए जाते थे पूरे वर्ल्ड के अंदर। हर जगह अपनी मेडिसिन थी, सबकी अपना ट्रेडिशनल लॉज थे, सबकी अपनी अपनी इंफॉर्मेशन थी, सबके सब अपने अपने इस्तेमाल करते थे नॉलेज को लोगों की हेल्थ के लिए, लोगों को फायदा देने के लिए। उन सारे सिस्टम्स को हम कहते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम। और आज की दुनिया में भी ये बहुत सारे लोग जो हैं जो इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज की दुनिया में भी मिलियंस ऑफ पीपल हैं जो इन्हें स्टडी करते हैं, डिटेल से स्टडी करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट।
हमारे पास कौन कौन से सिस्टम्स हैं? 4 तरह के हमारे पास सिस्टम है: यूनानी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी एंड ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। यूनानी मेडिसिन क्या थी हमारे पास? यूनानी वर्ड जो है वो यूनान से आया है, यूनान जो कंट्री है उस वर्ड से आया है, और ये एक अरेबिक नेम है। यूनानी मेडिसिन जो है वो किसने ओरिजिनेट की थी? ग्रीक फिजिशियन हिपोक्रेट्स ने, जिसके बारे में हम कुछ देर पहले पढ़ चुके हैं। हिपोक्रेट्स ने इसे ओरिजिनेट किया था, और उसके बाद इसकी जो इसको एक्सपेंड किया था वो था गैलन। जिसके बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं। ये दो फिजिशियंस थे हमारे पास जिन्होंने यूनानी सिस्टम को प्रॉपर डेवलप किया और प्रॉपरली हमारे पास प्रोवाइड किया। यूनानी सिस्टम्स जो है यानी यूनानी मेडिसिन जो है वो किस कोर कॉन्सेप्ट पे बेस करती हैं? इनका जो कॉन्सेप्ट था वो था फोर ह्यूमर्स के ऊपर। फोर ह्यूमर्स, जिसे ये लोग अखलत के नाम से कहते जानते थे, यानी इनकी जबान में वो वर्ड अखलत था। वो सिस्टम्स क्या थे? यानी जो यूनानी मेडिसिन थी वो इन 4 कामों के ऊपर बेस करती थी, यानी ये चीजें होंगी तो यूनानी मेडिसिन काम करेंगी वरना नहीं करेंगी, या फिर ये 4 चीजें हैं जो इंसान के लिए ठीक है तो इंसान ठीक है, अगर वो खराब हुई है तो इंसान भी खराब हो सकता है। पहला था इनका ब्लड, सेकंड वाज बलगम, एंड थर्ड येलो बाइल, एंड फोर्थ ब्लैक बाइल। ये 4 चीजें थी जिसपे यूनानी मेडिसिन बेस करती थी, यानी ये इनमें से कोई एक एलिमेंट भी खराब हुआ तो यूनानी मेडिसिन काम करेंगी वरना नहीं करेंगी, या फिर ये 4 चीजों में से कुछ भी खराब हुआ तो फिर इंसान जो है वो बीमार हो सकता है। यूनानी सिस्टम जो है वो किस तरह के ट्रीटमेंट देता था? 4 तरह के इनके ट्रीटमेंट थे: इलाज बिल तदबीर, इलाज बिल गिजा, इलाज बिल दवा, इलाज बिल याद। ये 4 चीजें थी जो यूनानी सिस्टम यूज करता था। इलाज बिल तदबीर क्या थी? जिसके अंदर डाइट, एक्सरसाइज, मसाज, ये सारी चीजें आती थी। इलाज बिल गिजा के अंदर, गिजा यानी फूड, हम इसके अंदर जो है यूनानी जो है वो फूड को एज अ मेडिसिन यूज करते थे। इलाज बिल दवा यानी हर्बल या एनिमल या मिनरल ड्रग्स को यूज करते थे किसी भी तरह के ट्रीटमेंट के लिए। और फिर था इलाज बिल याद, यानी कोई भी तरह की सर्जरी। ये 4 चीजें थी जो यूनानी सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है। और आज भी पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं या बहुत सारे ऐसे हकीम हैं जो यूनानी सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं या हमें यूनानी मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारा सिस्टम है आयुर्वेदा सिस्टम। आयुर्वेदा जो है वो हमारे पास कहाँ से आया है? ये एक संस्कृत वर्ड से आए हैं। 2 तरह के संस्कृत वर्ड, वन इज आयुष एंड द सेकंड इज वेदा। आयुष का मतलब क्या था? लाइफ, और वेदा का मतलब था नॉलेज या फिर साइंस, यानी आयुर्वेदा का मतलब है साइंस ऑफ लाइफ। आयुर्वेदा जो है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिसिन सिस्टम में से एक है। तकरीबन इसकी हिस्ट्री 5,000 साल पुरानी है। और इसे जो हमने ओरिजिनेट किया था, ये कहाँ से किया था? ये इंडिया में से ओरिजिनेट हुआ था, यानी इंडियन पीपल ने इसे ढूंढा था, या इंडियंस के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो आयुर्वेदा कहलाती है। पहले के जमाने में लोग सिर्फ ओरली या वर्बली अपनी इंफॉर्मेशन पास करते थे, यानी एक ने दूसरे को बता दिया, दूसरे ने तीसरे को बता दिया कि तुम ऐसे कर लो या वैसे कर लो, या ये चीज इस तरह से फायदा दे सकती है, या ये चीज आप इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं आपकी डिजीज को। पहले ये सब ओरली चलता था। और उसके बाद एंशियंट एरा के अंदर प्रॉपर संस्कृत टेक्स्ट के अंदर इसे कन्वर्ट किया गया। और संस्कृत टेक्स्ट में, क्लासिकल टेक्स्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आयुर्वेदास हैं वो 2 हैं, जिनका नाम था चरका संहिता, यानी इसके अंदर जो मेंशन थी वो थी इंटरनल मेडिसिन, और सेकंड था सुश्रुता संहिता, जिसके अंदर सर्जरी और एनाटमी वगैरह शामिल थी। ये वो आयुर्वेदास थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अब तक समझे जाते हैं, या जिन्हें संस्कृत टेक्स्ट में क्लासिकल समझा जाता है। आयुर्वेदा का कोर कॉन्सेप्ट क्या था? आयुर्वेदा जो है वो 3 तरह के डोसाज पे काम करता था, यानी इनका जो कॉन्सेप्ट है वो 3 डोसाज है। डोसाज इनकी जबान का लफ्ज, जिसके अंदर इन्होंने 3 चीजें शामिल की थी: वाता, पीता एंड काफा। ये चीजें क्या थी? यानी वाता का मतलब ऐसी पावर समझ लें,
जो हमारे ह्यूमन बॉडी की मूवमेंट को, ब्रीथिंग को, नर्वस सिस्टम को या सर्कुलेशन को कंट्रोल करती है, वो चीज थी वाता। एंड सेकंड वाज पीटा। ये क्या था, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को, डाइजेशन को, हॉर्मोन्स को, हमारी इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता था, ये था पीटा। ये हमारे कॉन्सेप्ट थे जो आयुर्वेदा के अंदर इस्तेमाल होते थे। एंड थर्ड वाज काफा। काफा के अंदर हमारा जो स्ट्रक्चर है, इम्यूनिटी है, इमोशंस हैं, ये सारी चीजें कंट्रोल होती थी। ये तीन चीजें थी जिसपे आयुर्वेदा सिस्टम बेस करता था। यानी इनमें से कोई एक खराब हुआ तो यानी इंसानी हेल्थ खराब होगी, इनमें से कुछ भी खराब हो सकता है तो यानी इंसान बीमार है, उनका ये कॉन्सेप्ट था। आयुर्वेदिक सिस्टम जो है वो हमें हर्बल मेडिसिन और डाइट थेरेपी भी बताते हैं, हर्बल मेडिसिन और फॉर्मुलेशन भी बताते हैं, और लाइफस्टाइल चेंजेस भी हमारे पास आयुर्वेदिक सिस्टम में ही है। आयुर्वेदिक सिस्टम की हमारे पास यानी आयुर्वेदिक हर्बल्स की वो जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो है अश्वगंधा, जो पाकिस्तान में भी मिल जाता है। इसे ग्लोबली स्ट्रेस या फिर एनर्जी बूस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड सेकंड इज, ये तो सबने शायद सुना होगा, टर्मरिक यानी हल्दी। ये भी आयुर्वेदिक हर्ब है जो एज एंटी इंफ्लेमेटरी यूज होता है। नेक्स्ट हमारा सिस्टम है होम्योपैथी। होम्योपैथी जो है हमारे पास, इसका जो कोर कॉन्सेप्ट था वो था लाइक क्योर्स लाइक। लाइक क्योर्स लाइक का मतलब क्या था? होम्योपैथी ने ये चीज मेंशन की थी कि भाई, जो इंसान अगर ये दवाई एक अच्छे भले इंसान को इसमें से सिम्टम्स प्रोवाइड कर रही है तो यानी जो खराब इंसान है उसमें ये चीज ठीक हो जाएगी। जैसे कि कॉमन एग्जांपल थी हमारे पास कॉफी की। यानी कॉफी से अगर एक नॉर्मल इंसान को स्लीपीनेस फील हो रही है यानी उसे नींद आ रही है, तो हम इसे इंसोम्निया के पेशेंट्स में यूज कर सकते हैं, इंसोम्निया को ट्रीट करने के लिए। इंसोम्निया यानी जिन्हें नींद नहीं आती प्रॉपर, या रात में जो लोग सो नहीं सकते या जिनको नींद नहीं आती नॉर्मली, उन्हें इंसोम्निया कहते हैं, उसे इंसोम्निया कहते हैं। और उसे ट्रीट करने के लिए होम्योपैथी सिस्टम ने हमें कॉफी दी बताई थी कि कॉफी से हम इंसोम्निया को ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सिस्टम है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन की हिस्ट्री तकरीबन 3000 साल पुरानी है। और जो हमारे पास ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में जो हमारे पास मार्टीरिया मेडिका आई थी, यानी मार्टीरिया मेडिका वो बुक जिसके अंदर मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में मेंशन किया गया था, उसका नाम था बैन काओ गैंग मू, यानी चाइनीज नेम, जो लिखी थी ली शिजैन ने। इसके अंदर उन्होंने तकरीबन 1800 प्लस मेडिसिनल प्लांट्स को मेंशन किया था, उनके सब्सटेंसेस को मेंशन किया था। और इसका जो कोर कॉन्सेप्ट था वो था क्यू आई यानी छी। चाइनीज के अंदर इसे हम छी बोलते हैं। इसका मतलब क्या था? वाइटल एनर्जी। यानी अगर वाइटल एनर्जी हमारी प्रॉपर है तो इंसानी हेल्थ जो है, ह्यूमन हेल्थ जो है वो भी प्रॉपर है। अगर ये डिसबैलेंस होती है या इम्बैलेंस होती है तो ह्यूमन हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ट्रेडिशनल मेडिसिन ने काम किया था। हमारी जो ये सारे ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स हैं, इन सब ने एक कॉमन फिलॉसफी को शेयर किया। यानी इन सब की एक ही कॉमन फिलॉसफी थी कि हमने पूरे इंसान को ट्रीट करना है, सिर्फ एक डिजीज को ट्रीट नहीं करना। यानी अगर किसी को बुखार है तो हम सिर्फ बुखार ठीक नहीं करेंगे, उस इंसान के अंदर पूरे उसका सिस्टम को ठीक करेंगे कि अगर बुखार के अलावा भी कोई चीज है तो वो भी ना रहे। ये कॉमन फिलॉसफी थी जो सारे सिस्टम्स ने हमारे पास फॉलो की थी। मॉडर्न कॉग्नोसी ने हमारे पास जो ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन थी, ट्रेडिशनल नॉलेज थी, उसको इवेल्युएट किया, उसके बारे में पढ़ा, उस और उसमें से जो वैलिड नॉलेज थी उसे एक्सट्रैक्ट करके आज हमारे पास एज अ मॉडर्न मेडिसिन हमें प्रोवाइड किया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब कोई किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई क्यूरी है तो वो पूछ सकते हैं।